बुद्ध की पावन धरती है। आज यहीं से होगी कुशीनगर के मन की बात, आज यहीं से होगी कुशीनगर के मन की बात और साथ ही जानेंगे उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज। क्योंकि देखिए, अब उत्तर प्रदेश की ये जो जंग है वो गदाधारी वर्सेस बुलडोजरधारी हो चली है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर गैरेज में होगा। दूसरी तरफ रंग की बात हो रही है। डिंपल यादव ने भगवा रंग और जंग को लेकर जो बात कही उसे बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जंग तो उसी पर लगता है जो निकलता नहीं है, जो चलता नहीं है। बताइए 5वें चरण में कौन आया? तो इस सभी बयानबाजी और बड़े बड़े दावों के बीच कुशीनगर की जनता के मन में क्या है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। बड़े विकास के दावे यहाँ के लिए भी किए गए। यहाँ की जनता बड़े पैमाने पर हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आप। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशीनगर की जनता पूछेगी सवाल उन लोगों से। सभी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए मेहमान हमारे बीच में हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गदाधारी बनाम बुलडोजरधारी। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और जेब में तमंचा रख करके राहजनी करवाते थे, आज आप देख रहे होंगे वे भी हनुमान जी की गदा लेकर के अब घूमने लग गए। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेईमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। पूर्वांचल में चलेगा बुलडोजर। कभी गुंडागर्दी करते हैं और रूप बदलने में तो इतने माहिर हैं कि जो लोग पहले दंगा करा करके राह चलते हुए राहगीरों और व्यापारियों से छिनैती और लूटपाट करवाते थे, उनके राह चलते हुए गुर्गे हमेशा तमंचा रखते थे। आज आप देख रहे होंगे वे लोग हनुमान जी की गदा लेकर के घूमने लग गए हैं। जो हमारे जागरूक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो जानते होंगे ये राशन पहले नवंबर तक मिल रहा था, फिर इन्होंने मार्च तक कर दिया और अभी जो दिल्ली का बजट आया है और यूपी का बजट आया है उसमें राशन के लिए पैसा नहीं रखा है। कुशीनगर किसको बनाएगी किंग? भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नजदीक है। 5वां चरण संपन्न होते ही हम बहुमत के आगे होंगे, काफी आगे होंगे और छठे चरण का चुनाव और 7वें चरण के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। जब से वोट पड़ा उनके खिलाफ शून्य पड़ गए, शून्य। और आप देख लेना जब 5वें चरण में वोट पड़ेगा और इलाहाबाद से वोट पड़ेगा, ये बीजेपी के लोग शून्य ले जाएंगे। कुशीनगर से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो लगातार चुनाव प्रचार में किस तरह की बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन अब वक्त है चर्चा की शुरुआत करने का और ये जानने का कि कुशीनगर की जनता के मन में क्या है। कल 5वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग होने जा रही है, तो ऐसे में जो प्रचार छठे चरण के लिए चल रहा है, मंचों के माध्यम से अब भी जनता तक संदेश पहुंचाने का सिलसिला जारी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मदन गोविंद राव जी है, बीजेपी के पूर्व विधायक। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र पाल यादव हमारे बीच में है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तहसीन अख्तर जी है, प्रवक्ता यूथ कांग्रेस। कृष्णानंद पांडे जी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए है, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष। लेकिन चर्चा सबसे पहले भाजपा से शुरू करते हैं। आज की जो जंग है गदाधारी वर्सेस बुलडोजरधारी। बुलडोजर तो आप लोगों ने एक ऐसा सिंबल बना लिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लड़ाई शुरू हुई अवध के रास्ते अब पूर्वांचल में है, आप लोग छोड़ने वाले नहीं है बुलडोजर को। जब से बाबा बुलडोजर अखिलेश यादव ने कहा, आपने तो कैंपेन चला दिया बुलडोजर को लेकर। बुलडोजर जब सड़कों पर चलती है तो अपने आप साइकिल जैसी सवारियां बाहर हो जाती हैं और इस समय प्रदेश में यही हो रहा है। समाजवादी पार्टी केवल अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और बेहतर सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। वापसी भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित है।
क्योंकि पिछले 5 वर्षों में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड काम किया है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसलिए कहीं गफलत नहीं होना चाहिए। अगर जनता के मन में कोई गफलत है, जनता हर हालत में प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ठीक है, आपने बड़ा दावा किया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से ये भी कहते दिखे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो तमंचाधारी राहगीनी करते हुए नजर आते थे, लेकिन जब से बुलडोजर चला है तब से शांति है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो उन्होंने केवल विकास का काम किया है। तमंचाधारी लोग तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने देखा होगा जितनी अपराध बढ़े हैं इस 2017 से 2022 के बीच में, वो किसी भी पिछली सरकार में इतना आपराधिक घटना नहीं घटी है। लेकिन आंकड़े तो भाजपा भी गिनवाती है। वो कहती है कि ये तो 2017 से पहले रिकॉर्ड आंकड़े थे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो अपराध का ग्राफ गिरा है। ये कौन से आंकड़े दे रहे हैं फिर? ये मीडिया का ही आंकड़ा है। मीडिया पर दोष मत लगाइए, मैंने भाजपा को कोट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोट नहीं किया है। जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। अच्छा, अभी आप देखे होंगे वर्दीधारी लोग ने ही, जो आपने गोरखपुर में घटना घटी है मनीष, कौन से धारी? वर्दीधारी, जो पुलिस के वर्दीधारी लोग हैं, जो मनीष गुप्ता के हत्यारे हैं, जो आया था घूमने के लिए, उसको वहां पे जाके मारने का काम किया था लोगों ने। जी ठीक है, तो गंभीर आरोप आप भी यहाँ लगा रहे हैं, आप पुलिस महकमे पर भी यहाँ सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस से जानते हैं। ये बताइए, पूर्वांचल में आपकी क्या स्थिति है? कहते हैं कि पूर्वांचल जो जीतता है उसी की फतह होती है उत्तर प्रदेश में। यही 2017 में हुआ, यही 2012 में। आप कहाँ है? देखिए, पूर्वांचल में प्रियंका गांधी के आने के बाद से हमारी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हुई है और निश्चित तौर पर हम लगातार सभी सीटों पर फाइट कर रहे हैं और आने वाला 10 तारीख आपको बता देगा कि कांग्रेस पार्टी आज जीरो से हीरो की स्थिति में बनी हुई है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जीरो से हीरो बन जाने की बात आप कह रहे हैं। मजबूती से डटी हुई है सरकार आ रही है कांग्रेस की। बसपा कहाँ पर है? इससे पहले हम जनता के बीच में जाएं, जनता भी सवाल रखना चाहती है। बसपा की क्या स्थिति है? बसपा की स्थिति पूरे जिले में 1 नंबर की है। हम बसपा के लिए सातों विधानसभा जो है कुशीनगर जिले में, वो हम जीतने जा रहे हैं। आपको दावे के साथ में बता देना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है। पिछली बार तो आपका खाता भी नहीं खुला था। यहाँ की 7 विधानसभा सीटें, जिनमें से 5 भाजपा के पास थी, 1 भाजपा के पास और 1 पर कांग्रेस का कब्जा था। जनता के बीच से सवाल, जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, 1989 से लेकर आज तक 33 सालों में 23 साल भाजपा के सांसद यहाँ पे चुने गए। भारतीय जनता पार्टी से सांसद जनता ने चुना और पिछले मर्तबा इनकी योगी आदित्यनाथ की जो अभी तत्काल की सरकार है, इन सब सालों में मिला के ये कुशीनगर में कौन सा ऐसा काम किए हैं जिससे बेरोजगार युवाओं का रोजगार का सृजन का काम? महत्वपूर्ण सवाल भाजपा के लिए, महत्वपूर्ण सवाल भाजपा के लिए। 1-2 लोगों से और बात करेंगे, फिर मैं पैनलिस्ट के पास एक-एक करके आपके सवाल ले जाऊंगी। जी हाँ, बताइए क्या सवाल है? मैडम, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। आम जनता होने के नाते सभी दलों से मेरे 3 सवाल हैं, जनहित के मुद्दे हैं। नंबर 1 दिन के लिए कोई सांसद विधायक होता है तो आजीवन पेंशन मिलती है, जबकि शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी 35 साल 40 साल नौकरी करता है तो पेंशन नहीं मिलती है। नंबर 2, निजीकरण इतने तेजी से बढ़ रहा है, सरकारी कंपनियां, नौकरियां सब खत्म हो रही है। बिल्कुल आने वाले समय बधुआ मजदूरी के हवाले होने वाले हैं। नंबर 3, वित्त विहीन का शिक्षक उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख है। इस कोरोना संकट काल में सरकार ने सबके लिए कुछ न कुछ किया, लेकिन इस सरकार ने वित्त विहीन के शिक्षकों को बिल्कुल बधुआ मजदूर और मनरेगा के मजदूर की स्थिति बना दी। इन सबसे सवाल ये क्या करेंगे लोग? बड़ा सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा है, जनता के बीच से आए। आप सबको एक-एक करके जवाब देना है, क्योंकि इस सवाल के दायरे में हर सरकार आती है। बताइए। एक तो उन्होंने पूछा कि जितनी तेजी से निजीकरण हो रहा है देश में, सरकारी नौकरियों की अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है। दूसरा, वित्त विहीन जो शिक्षक है उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया गया है मनरेगा की तर्ज पर। क्या किया है सरकार? इस देश में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों आजादी के बाद से चल रहे हैं और आज भी उसी नीति पर सरकारें चल रही हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि 100% लोग सरकारी क्षेत्र में काम करें कि इस पूरे देश के सारे सरकारी पदों को भर दिया जाए तो 2 करोड़ लोग से ज्यादा नहीं बच किए जा सकते। तो पूरी इतनी बड़ी युवा आबादी को जब तक निजी क्षेत्र नहीं आएगा तब तक उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा। और इसलिए
भारतीय जनता पार्टी जहां सरकारी क्षेत्र में भर्तियां कर रही है, वहीं बड़ी तादाद में निवेश आमंत्रित करके निजी क्षेत्र को भी प्रेरित कर रही है। ठीक है। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को भड़काने वाले नारे मत लगाइए, एक दूसरे को भड़काने वाले नारे मत लगाइए, आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। आप जो भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं खुद माइक लेकर आऊंगी, लेकिन इस तरह ये धक्का मुक्की मत कीजिए। आप पीछे धक्का मुक्की मत कीजिए, इनको वही रखिए। अभी समाजवादी पार्टी से एक सवाल आया था कि 33 सालों से भाजपा के, वो 23 साल तक भाजपा के सांसद या विधायक रहे हैं। इन 23 सालों में 4 बार मुख्यमंत्री ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव रहे। मैं सपा प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, कोई एक सड़क बताए इस जिले का जिसका निर्माण सपा सरकार ने किया हो अपने 5 साल के कार्यकाल में? कोई एक सड़क में, कोई एक सड़क। दूसरी बात, अपराध पे ये लोग बोलते हैं गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी के साथ इनके मुख्यमंत्री मंच शेयर करते हैं। ये लोग महिला सम्मान की बात किस हक से करते हैं? सवाल मैं पूछ लूं पहले, सवाल सुना आपने, जनता के बीच से आया है कि बीते 5 सालों में या उससे पहले जितनी बार यहाँ बीते 2-3 बार में जितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बदले या सांसद यहाँ के बदले, आप ये बता दीजिए कि किसने एक नई सड़क भी बनवाई यहाँ पर? कोई नई सड़क भी बनी है यहाँ पर आपके समय में या उससे भी पहले? देखिए, इस समाजवादी पार्टी की सरकार में जब सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी की देन है कि कुशीनगर में जो भी काम हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया है। चाहे वो कुशीनगर को जिला बनाने का काम हो, चाहे वो पटौड़ा ढाड़ा में चीनी मिल लगाने का काम किया हो, वो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। और पटौड़ा 2012 से 17 के चुनाव में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 तहसील देने का काम किया और वहीं पे कुबेर स्थान को ब्लॉक बनाने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस ब्लॉक को रोकने का काम किया, जिससे सारा विकास का काम ठप हो गया। ठीक है, आप बताइए, ये तो कह रहे हैं सब कुछ हमने किया। हमारे जिले में सारी जनता जानती कि कितने उच्च स्तर की सड़कें बन रही हैं। हर ब्लॉक तक को भी 2 लेन के स्टैंडर्ड सड़क से जोड़ा जा रहा है। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज सामने बन रहा है, इसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसके साथ साथ कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें संविदा से लगाए सभी क्षेत्र के कर्मचारियों को मौका मिलेगा, सैकड़ों कर्मचारियों को वहां भी नियोजन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सारे काम कर रही है जिससे इस क्षेत्र का स्थायी विकास हो सके और साथ ही साथ कुशीनगर देश के मुख्य धारा से जुड़ करके देश के सामने अपने विकास का मॉडल पेश कर सके। ठीक है, जनता के बीच चलते हैं, कुछ और लोग कहना चाहते हैं कुछ। जी हाँ, बताइए। मैडम, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं ये पूछ रहा हूँ सपा से और यानी चारों नेताओं से मैं पूछ रहा हूँ, इस देश में या तो अमीर है या तो बहुत गरीब है। अमीर को फायदा हो रहा है और गरीब को फायदा हो रहा है। हम जैसे मध्यम जाति के लोग क्या कर रहे हैं, इनके बारे में क्या आर्थिक जो है हमारे रिजर्वेशन देंगे ये आर्थिक रूप में? इससे पूछा जाए इससे। ठीक है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात जनता के बीच में से उठी है। मैं चाहूंगी सबके पास जाए ये वाला प्रश्न। सबसे पहले आप जवाब दीजिए। जनता के बीच से सवाल आया है कि बीते 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, तो ऐसे में जो मध्यम वर्ग है, क्या आर्थिक आधार पर किसी आरक्षण की बात के आप लोग पक्षधर हैं? मिलेगा इस देश में? जी, देखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना भी चाहिए, लेकिन जो खाई भाजपा की सरकार ने बढ़ाई है अमीरों और गरीबों के बीच में, आज यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये 48,000 करोड़ का राशन बांट सकते हैं, भिखारी बना सकते हैं, लेकिन अस्थायित्व तो लेके फैक्ट्रियां और रोजगार देने का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अमीर का ज्यादा से ज्यादा अडानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे थे कि सरकारें कोई भी रही हो, ये खाई बढ़ती ही जा रही है। आप लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी करते रहते हैं। जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जनता के बीच से हुई है, क्या जवाब है उस पर? आपका स्टैंड क्या है बसपा? विचार हमारा ये है कि आर्थिक आधार पर अगर नहीं बहन कुमारी मायावती जी का मूड होता तो ब्राह्मण को इस 2022 में 100 टिकट नहीं दी होती बहन कुमारी मायावती जी। और 2007 में बहन जी ने 91 टिकट दिया, जिसमें 46 ब्राह्मण जीते और 20 को उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। मैं बता, इसलिए हमारा यह है कि बहन जी ब्राह्मणों के ऊपर बहुत भरोसा कर रही हैं और 10% आरक्षण की सिफारिश तो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले भाजपा की जो गवर्नमेंट ऊपर थी और बहन जी की जो सरकार थी उसमें बहन जी ने किया था। वैसे तो आप सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन मन से एक एक करके जातियां जो है वो आपने गिना दी।
कितनी जातियों को कितने टिकट, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और ये आम आदमी की बात हो रही है जिससे उसका जीवन स्तर सुधरे। तो उसके लिए क्या है, आप भूल गए क्या मध्यम वर्ग को? भारतीय जनता पार्टी समाज के किसी वर्ग को नहीं भूली है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है और काम करके दिखा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और किसी एक योजना का कोई विपक्षी दल बता दे कि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई जात का बंधन लगाया है, कोई छोटे और बड़े का बंधन लगाया है। अगर आवास दिया है तो उसका सबको लाभ मिला है, अगर पेंशन दिया है तो सबको लाभ। मतलब आपकी योजनाओं से सबको लाभ मिला है। ये तो कह रहे हैं कि हम किसी जाति को नहीं मानते, जो गरीब है, जो मजलूम है, उस तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चल रही है। हम कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, सही बात है, मगर मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो खाई है सबसे ज्यादा किसने पैदा की? आज यही भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 से तो आज 8 साल होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 ही लोगों का क्यों आमदनी बढ़ रहा है? अडानी जी का आमदनी 165 गुना ज्यादा बढ़ रहा है, अंबानी जी का आमदनी 200% बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, गरीब किसान को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि वो अपना पेट भर कर सके। और जो खाई पैदा की जा रही है मध्यम वर्ग की, सही बात है, मध्यम वर्ग आज की डेट में बहुत पीछे चला गया है क्योंकि ये खाई भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने का काम किया है। ठीक है, कुछ और लोग सवाल करना चाहते हैं। आप लोग बहुत उत्साहित है, उत्साह दिख रहा है आपका, लेकिन अनुशासन बनाए रखिएगा, अनुशासन बनाए रखिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा सवाल जनता के सभी प्रतिनिधियों से है और मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में देश के मानवता की सेवा सरकारी कर्मचारियों ने किया, बॉर्डर पर पैरामिलिट्री का जवान जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, पेंशन और भत्ते का हकदार नहीं है, ये जिनको हम 10 मार्च को विधानसभा भेज देंगे वो पेंशन और भत्ते के हकदार हो गए। कहाँ तक ये न्याय संगत है? ये इनको पूछिए, इनसे ये सवाल के अधिकारी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस पद से भी प्रमोट होते हैं, 1 नहीं 2 नहीं, जितने पद में जाएंगे 4-4 पेंशन ले सकते हैं, लेकिन हम 40 साल सेवा करने के बाद बुढ़ौती में कहाँ जाएंगे? बुढ़ौती में कहाँ जाएंगे? इनका कहना है बुढ़ौती में कहाँ जाइए, बुढ़ौती का लाठी के देई। अच्छा, पूछ लेते हैं भाई, बुढ़ौती में कहाँ जाइए, बुढ़ौती के लाठी कौन देई? अगर मैंने सही बोला है तो। पेंशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि जितनी बार आप 10 तारीख को आप सब लोगों को विधानसभा भेजेंगे, जितनी बार आप प्रमोट होते हैं आपको तो लाभ मिलता है। वो 40 साल सेवा करते हैं, सरकारी नौकरी में रहते हैं, तो बुढ़ौती की लाठी कौन देगी? पेंशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेंशन के मामले को लेकर के एक ऐसा मॉडल और इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है जिससे सभी वर्गों को संतुष्टि मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी समाज के किसी भी वर्ग को, विशेषकर सरकारी कर्मचारी जो लंबे समय से सेवा में हैं, उनके इज्जत और सम्मान और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सारे उपाय कर रही है। कुछ ही दिनों के अंदर आप महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस पेंशन का इस प्रकार मॉडल लेकर के आएगी जिसमें किसी कर्मचारी को, रिटायर्ड कर्मचारी को कोई एतराज नहीं होगा। विपक्ष अनावश्यक इसको मुद्दा बना रहा है और चुनाव के समय में इस प्रकार के मुद्दे उठते रहते हैं। अच्छा, तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसे मॉडल पर काम हो रहा है जिससे सरकारी कर्मचारियों को शिकायत नहीं रहेगी जो रिटायर हुए हैं। देखिए, जनता इस पर यकीन नहीं कर रही, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसा होगा। तो जहां इतना इंतजार किया, थोड़ा और देख लेते हैं कि आप अपने बातों पे कितने पक्के हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, मैं आऊंगी आपके बीच, लेकिन आप मुझे रास्ता तो दीजिए आने का, रास्ता तो दीजिए मुझे आने का। हाँ जी, बताइए, आप बोल चुके हैं। मेरा सवाल सभी पार्टियों से है कि एक दिन के लिए कोई विधायक हो जाता है तो उसका पेंशन लागू हो जाती है। ये पूछ लिया उन्होंने, वो सवाल भी कर लिया मैंने। और इस बार ओपीएस के मुद्दे पे वोट पड़ने जा रही है, इसके लिए सभी को सरकारी पेंशन के बारे में, पेंशन के बारे में ये हो गया सवाल। आपका कोई नया सवाल? जिस सरकारी टीचर का जो सपा के सरकार में 25,000 सैलरी था, आज सरकार 40,000 कर दी है, उसके बावजूद भी उसको उनको पैसे चाहिए। पेंशन का कोई मतलब ही नहीं है, पेंशन तो जवान। मैडम, यहाँ पे गरीबों के लिए कोई रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी भाजपा से ये मुद्दा है, गरीबों के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगा, कोई रोजगार गरीबों के लिए नहीं। यहाँ पे पटरौना में जुगाड़ी कहा जाता है, पढ़े लिखे तो अपना गुजारा कर लेते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, गुजारा वो शिक्षा जिनके पास नहीं है वो अपना रोजगार, गरीबों को रोजगार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कह रही थी कि भाजपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा होगी, हाथ है सुनना कान सबने देखना।
अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री स्वाति सिंह, जिनका उनका पति ही मार रहा है, उस पर भाजपा प्रवक्ता क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका निजी मैटर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर हम कमेंट ना करें। ऐसे कोई ऑफिशियल शिकायत तो हुई नहीं है इस पूरे मामले में। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जितने लोग डैशबोर्ड पे हैं सबसे जानना चाहता हूं कि ये कुशीनगर जनपद गन्ना बाहुल्य जनपद है। यहाँ की मुख्य आर्थिक आधार गन्ना है। कुल 10 चीनी मिले हैं, 5 बंद है और 5 चल रही है। ऐसा क्यों? इनको वोट। बहुत बड़ा सवाल। चीनी मिले यहाँ पर 10 है, 5 बंद है, 5 चल रही है। रोजगार भी प्रभावित होता है, इकोनॉमी भी प्रभावित होती है, क्यों ऐसा? पिछली जो गैर भाजपा सरकार है उसकी गलत नीतियों और गलत निर्णय के कारण यहाँ की चीनी मिलें बंद हुई है। किस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं आप? स्पष्ट नाम लीजिए, मैं माइक लगाऊंगी उनके सामने। ये बसपा और सपा दोनों की जिम्मेदारी है। जोगी जी की सरकार ने इस प्रदेश में 3 नई चीनी मिलें, रमाला, पिपराइच और मुडरवा नई मिल बनाया है और साथ ही साथ रुग्ण अवस्था में जा चुकी 20 चीनी मिलों का विस्तारीकरण करवाया है। वो मिलें बंद होने से बच गई। ठीक है, अब सपा से यही सवाल, वो कह रहे हैं कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण उसमें आप भी लपेटे में और बसपा भी है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि इस देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता कोई है नहीं, और 2014 के चुनाव जब चल रहे थे लोकसभा के, यहीं पे आपके प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि जो बंद चीनी मिल पड़ी हुई है पडरौना विधानसभा में, उसको मैं 100 दिन के अंदर चलाने का काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 8 साल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पडरौना की चीनी मिल जो 100 दिन में चलाने का वादा किया था, 8 साल में उनको कोई फुर्सत नहीं मिली कि पडरौना चीनी मिल को देखने का काम करें। ठीक है, बसपा के पास ये सवाल जाएगा। हाल ही में क्या नहीं हुआ उस पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पूर्व में आपकी सरकारें थी जिन पर ये आरोप है कि उनकी गलत नीतियों के कारण चीनी मिलें बंद हुई। गलत नीति कैसे? जो कह रहे हैं बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी नीतियां बिल्कुल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित। क्यों बंद हुई चीनी मिलें? जी, चीनी मिलें क्यों बंद हुई? कौन? चीनी मिलें क्यों बंद हुई? आरोप लग रहा है कि बसपा की और सपा की गलत नीतियों के कारण। चीनी मिल की बात है तो जहां तक हमारे सरकार में बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम को इधर से उधर करते रहते हैं, लेकिन असल मुद्दा बरकरार रहता है। भाई साहब, मुझे जगह देंगे तो मैं आकर आपसे सवाल पूछूंगी। मेरे लिए तो आपने जगह ही नहीं छोड़ी। आइए इधर सवाल। एक माइक छोड़िए, आप माइक छोड़िए। मैं कहना चाहूंगा 2014 में मोदी जी आए थे, मंत्री जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो 2014 में बोल के गए थे पडरौना मिल हम चलवाएंगे। हमारे पूरे सांसद माननीय बालेश्वर यादव जब सांसद हुए थे 2 महीने के लिए मिल चला था। प्रधानमंत्री जी ने क्या स्वामी प्रसाद, ये बात आपके प्रवक्ता ने बोल दी, ये बात आपके प्रवक्ता ने बोल दी। भाई साहब शांत रहिए। मेरा सवाल यह है इन पार्टियों से कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अपने प्रदेश के 13 लाख कर्मचारी उस मुद्दे पर वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। पेंशन को लेकर नाराजगी सामने आई है, वो सवाल हो चुका है। कोई नया मुद्दा आप कुछ कहना चाहती हैं? आइए क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमारे अंजुमान भैया हैं, कोरोना काल में इतना महिला इतना सारे क्षेत्रों को निर्दल हैं, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा है कि मतलब उनको देखिए कोरोना काल में इतना महिलाएं को इतना गरीब लोग को खिलाए हैं। कौन खिलाया है? अंशुमान बंका जी। इतना कोरोना काल में कोई नेता नहीं किया, अपना घर परिवार दिया, क्यों नहीं किया? ठीक है, आप अपने प्रत्याशी की तारीफ कर रहे हैं। मैडम, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है चारों प्रतिनिधियों से कि पडरौना इस जिले का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में मैडम आए दिन जाम लगता है, 5-5 घंटे लोग जाम में रहते हैं, मरीज फंस जाता है, एम्बुलेंस फंस जाता है, कोई सुनवाई नहीं है, एक भी ओवरब्रिज नहीं बना है। तो मेरे सालों बड़ा सवाल यहाँ पर आया है पडरौना को लेकर। आप देखिए, पडरौना को लेकर बड़ा सवाल आया और खास तौर पर आप दोनों के लिए। वैसे तो पडरौना का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना करें। अब वो सपा में है, हालांकि सीट बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं फजल नगर से। यहाँ पर मनीष जायसवाल मैदान में है, तो आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से कहीं ऐसा तो नहीं है पडरौना में आपको नुकसान हो जाएगा? श्री स्वामीनाथ मौर्य जी
अवसर की तलाश में जो वो चाह रहे थे करना कराना, जैसे बसपा में करते रहे, सपा में करते रहे, वही भाजपा में चाह रहे थे। संभव नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और शुचिता और संविधान में विश्वास रखती है। स्वामीनाथन मोर्च के जाने से कोई असर नहीं है। सातों के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब आपके साथ है और भाजपा ने रणनीति चली कि आरपीएन सिंह को ले आए, तो अब उनके प्रभाव से उनके जाने के डैमेज को निष्क्रिय किया जा रहा है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं पूरे प्रदेश के, और उनके आने से पूरे समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, और उनके आने से कुशीनगर की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, आप दोनों का बड़ा दावा है। ये बताइए, पडरौना की बात चल रही है जहां पर हम इस वक्त है, कहा जा रहा है कि सड़कें खराब है, जाम लगा रहता है, किसी भी पार्टी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए सड़कें, अगर यही बाईपास रोड देख लीजिए, पूरा महीने पानी भरा रहता है। यहाँ की बिजली व्यवस्था एकदम से जर्जर है, तार जर्जर है। यहाँ का चेयरमैन भाजपा का है, विधायक भाजपा के थे जो अब सपा पे चले गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हमारी ये सवाल मैं ले जाती हूँ उनके पास। बताइए, यहाँ विधायक भी आपका है, यहाँ विधायक भी आपका है, कुशीनगर में सबसे ज्यादा सीटें भी आपके पास है, तो पडरौना में कहा जा रहा है कि सड़कों का निर्माण ठीक से क्यों नहीं हुआ, क्यों जाम लगा रहता है? यह समस्या नगर की है। जिला मुख्यालय बनने के बाद जिस तरह से भीड़ का आकलन था, उससे कहीं ज्यादा भीड़ हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल पडरौना नहीं, उन सारे जगहों पर जो नगर दबाव में है भीड़ के चलते, वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था कर रही है। आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ ओवरब्रिज और उसके साथ साथ बाईपास सड़कों का अस्तित्व दिखाई पड़ेगा। यही आरोप आप पर भी कि सरकार आपकी भी रहकर गई, लेकिन पडरौना की सड़कें खस्ता हाल रही, जाम की समस्या से निजात नहीं मिली। देखिए, यहाँ पे 1996 से लेकर और 2007 तक जो आज भारतीय जनता पार्टी में इनके मंत्री जी शामिल हुए हैं, आरपीएन सिंह जी, वो 2007 तक विधायक थे। 2009 में वो केंद्रीय मंत्री थी, सड़क परिवहन राज्य मंत्री। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम। वो तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री थे, उनको तो सबसे पहले करना चाहिए था। ठीक है। जनता के बीच से सवाल लेते हैं, जनता के बीच से अनुशासित तरीके से जो बात रखेगा सवाल उसी से। इनको पीछे करिए इनको। हाँ बिल्कुल। अनुशासन। मैडम, मैं व्यापारी समाज का बेटा हूँ, मध्यम वर्ग से आता हूँ। इस पैंडेमिक काल में मैं अपने भावी सभी खड़े यहाँ प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को छोड़कर, कि किसी भी मध्यम वर्ग के व्यापारी या छोटे व्यापारी का किसने ख्याल रखा था? कहाँ थे ये लोग? माननीय मोदी जी ने केंद्र से जितने भी मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, उनकी सीसी लिमिट में 10 से 20% को बढ़ाने का काम किया था, बिना किसी बंधक ऋण को रखे हुए। हम क्यों न उनका साथ दें? और हमारे जो ठेले खोमचे वाले छोटे भाई, सपा की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जीएसटी अगर लगाई तो क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? उससे तो व्यापारी बर्बाद हो गया। मैडम, जीएसटी लगाने से हम मध्यम वर्ग के व्यापारियों का बहुत ही बड़ा लाभ है। हम यहाँ से दिल्ली सामान लेने जाते हैं, पहले फॉर्म 31 लेना पड़ता था, तो 300 रुपए बाबू ले लेता था। आज हम अपने एक जीएसटी नंबर पे कोई भी व्यापार कर सकते हैं और पूरे देश से कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हमारे सामने नहीं है। हरेंद्र सिंह पत्रकार को मार दिया जाता है सपा की गवर्नमेंट में। यहाँ पे ये जो जिला है, यहाँ पे इतने बलात्कार, इतने क्राइम हुए हैं सपा की सरकार में। आप रिकॉर्ड पता करिएगा, लूट लिया जाता था। मैम, एक सवाल है मेरा सपा से कि अखिलेश यादव मंच पे चढ़ के बोलते हैं पुलिस वालों को कि हे पुलिस वाला सुन, ये बताइए यही शिक्षा दी जाती है सपा के गुंडों को? आप लोग अपनी बात रख चुके हैं, अब रिक्वेस्ट है आप पीछे चले जाइए ताकि कुछ और नए लोग बात रख पाए। ठीक है, आप लोग पीछे चले जाइए, आप बात रख लीजिए। मैं सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय पूरे देश में विपत्ति पड़ी कोरोना काल में, ये पार्टियां जो आज राजनीति कर रही है कि गरीबों ये है वो है, उस समय ये पार्टियां कहाँ थी? कोई लोग घर से निकलने का काम नहीं किया। सिर्फ बीजेपी काम किया है, सिर्फ बीजेपी राशन लाने का काम किया है। सड़क पर सिर्फ वही आया कोरोना काल में, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही कोरोना काल में। सबसे पहले एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई आप लोग पहले शांत होइए। आपके आगे माइक है, आप बोलिए। मेरा बस यही है कि ये 5 साल कैसे गुजरा है पता नहीं चला है। मैं पहला शासन देखा कि सबसे बेहतर शासन रहा है। 5 साल कैसे गुजरा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत बेरोजगारी रहा है, तो बेरोजगारी पे थोड़ा बहुत सोचना चाहिए सरकार को। ठीक है, कोरोना काल को लेकर सवाल आया है, यहाँ पर सबके पास जाएगा। कोरोना काल को लेकर सवाल यह आया है कि भाजपा को छोड़कर और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता ना सड़कों पर था, ना गरीबों की मदद कर रहा था।
कोरोना काल ऐसा काल था, वो बहुत ही विपरीत दिशा में हम लोग चले गए थे। और मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में जितनी मृत्यु हुई है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां गए थे, जब लोग मरीज अपने ऑक्सीजन के लिए दर भटक रहे थे और ऑक्सीजन की कमी को कोई सरकार पूरी नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर भटक रहे थे और जो लोग बचे हुए थे, व्यापारी समाज से पूछना चाहता हूं, वो लोग अगर दुकान पे कोई सामान लेने जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पुलिस वाले लोग उनको डंडे से पीटने का काम करते थे। व्यापारी तो कह रहे हैं कि हमें बहुत सहूलियत हो गई, जीएसटी से भी हमें सहूलियत हो गई, हम सिक्योर महसूस करते हैं, हमारे साथ लूट डकैती नहीं होती है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इन्होंने मोदी जी ने एक फरमान लगाया था कि 3 महीने तक का कोई भी ब्याज कोई भी किसान नहीं देगा जो कोई भी ब्याज लिया हो, मगर फिर भी बैंक वालों ने उनको प्रताड़ित करने का काम किया और कोई भी ब्याज जो कह रहे थे उनको कोई भी उसमें मुनाफा उनको नहीं हुआ और सारा वसूली उनसे लिया गया है। अब आप बताइए कोरोना काल में क्या काम भाजपा ने किया है? वो तो कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं था। गलत बयानी करने की आदत है समाजवादी पार्टी की। पूरा विश्व जहां ये उम्मीद कर रहा था और आकलन कर रहे थे विशेषज्ञ कि भारत में बड़ी तादाद में मौतें होंगी, अव्यवस्था पैदा होंगी, कितना शानदार काम मोदी और योगी ने किया है कि जिस समय कोरोना का दूसरा दौर शुरू हुआ था, हमारे प्रदेश में कुछ दर्जन ऑक्सीजन वेंटिलेटर थे अस्पतालों में। आज 243 ऑक्सीजन प्लांट हो गए हमारे प्रदेश में। लाखों की तादाद में हमने बेड की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर दिया। लोगों का जान ही नहीं बचाया, बल्कि उनकी भूख से मौत न होने पावे अपने खजाना का खोला, मुफ्त राशन और चिकित्सा। कांग्रेस, आप बताइए, आज आप चुनावी मैदान में हैं और बड़े दमखम के साथ कहते हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पर पब्लिक याद कर रही है कि कोरोना में तो आपका आता पता ही नहीं था। नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारा जो विधायक प्रत्याशी मोहम्मद जहीरुद्दीन है, तमाम मैं फोटो और सबूत दे सकता हूं कि पूरे पेंडेमिक काल में उसने न केवल ऑक्सीजन पहुंचाया, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। उनके पास धन नहीं था, दूसरे से मांग करके, चंदा लगा करके लोगों की सहायता किया है। इनमें से कोई भी, बल्कि इन लोगों ने पेंडेमिक में धंधा बना लिया था। 5 रुपए की सामान 50 रुपए में पीछे से बेचने का काम भाजपा के लोगों ने किया है। यही सवाल बसपा के लिए भी कि जब कोरोना की त्रासदी चल रही थी, लोग जरूरतमंद थे, तो आप कहाँ थे? क्या किया आपने कोरोना में जनता के लिए? कहीं थे आप सड़क पर? पटरौना में हमने ITI कॉलेज खड्डा। पटरौना नहीं, कोरोना में आप कहाँ थे? कोरोना में हमने जितने हमारे कार्यकर्ता थे पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके सबकी मदद किए हैं। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, विरोधियों, तेरे ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे और बहन कुमारी मायावती को CM बना कर दम लेंगे। चलिए, ईंट पत्थरों की बातें हो रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप अनुशासन बना के रखिए, अनुशासन बना के रखिए। ये जनसभा नहीं है, ये आप ही के लिए कार्यक्रम है। जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा 2 सवाल है मात्र। सपा के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो लोग गोलाबंदी कर रहे हैं कि पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए, तो मुलायम सिंह के जमाने में जब बंद हुआ तो अखिलेश यादव को चालू कर देना चाहिए था। दूसरा का सवाल यह है कि कोरोना काल में जो दूसरा चरण आया था, उसमें हमारे योगी जी ने पूरा प्रदेश भ्रमण किया था और अखिलेश यादव जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जाता है, वो क्या विकास करेगा जनता का? अच्छा, ठीक है, ये पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, मैं इस पर सवाल पूछ लेती हूँ। आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग उठ रही है, लोग कह रहे हैं बंद तो मुलायम सिंह यादव जी के समय में हुई थी, तो उसके बाद आप लोगों की भी सरकार आई, तब क्यों नहीं चालू किया? आप भी चुनावी जुमला छोड़ रहे हैं क्या? देखिए, जब पेंशन जब बंद हुआ उस समय 2004 में अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार ने ही पेंशन को बंद करने का काम किया है। और 2012 में जब अखिलेश यादव सरकार बनी तो OPS के लोगों ने मांग किया, उसके ऊपर अखिलेश यादव जी ने कमेटी बना दी और उस कमेटी के तहत उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 12 लाख जो 13 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। ठीक है, चलिए, आपने दावा किया, कुछ और लोगों की बात सुन लेते हैं। नहीं, आप लोग पीछे चलिए, धक्का मत दीजिए इस तरह, पीछे चलिए, पीछे। नहीं, इधर सवाल नहीं होगा, आप बेकाबू हो रहे हैं आप। माइक छोड़िए, भाई साहब बोलिए, और लोगों के पास जाना। बिल्कुल, जब NPS मुद्दे पे स्थितियां सरकार के पक्ष में है, बिना किसी बजट के, एक्स्ट्रा बजट के
ओल्ड पेंशन लागू किया जा सकता है, तो सरकार पुनर्विचार करने का वादा क्यों नहीं करती? एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे न्यूज 20 के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पे अपने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बात आपके प्रवक्ता कह चुके हैं, आप दूर रखिए, आप दूर रहिए। हमारी सरकार ने इस कुशीनगर जनपद में विगत 7 सालों में जो ऐतिहासिक विकास काम किया है, उसके दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप ये ताजा उदाहरण देख लीजिए। ये लोग दंगे फसाद करने वाले लोग हैं, सांप्रदायिक बात करने वाले लोग हैं। समाजवादी बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, ये चर्बी गर्मी की बात करते हैं। असल में उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ने विकास किया है, एक्सप्रेस वे बनवाया, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय। ये सारी बातें आप सबके प्रवक्ता है वो बता रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? पीछे चलिए, आप बताइए। किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 10 मार्च के बाद पोडियम को धक्का मत दीजिए। 10 मार्च के बाद बाबा का बुलडोजर फिर चलेगा, और जैसे 5 साल चला है वैसे अगले 5 साल फिर चलेगा। जय जय श्री राम। मैडम, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछूंगा कि हम देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, देश को हम विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। पिछले 3 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, और इस आधार पर अभी माननीय गृह मंत्री का बयान भी आपने देखा। क्या हम इसी तरह का विश्व गुरु बना पाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा की बात यहाँ नहीं हो रही है, महंगाई चरम पर है। इन सारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप जिस विधानसभा में आई हैं, उसी विधानसभा के सपा के प्रत्याशी यहाँ के सारे गरीबों के भूमि को कब्जा करने का काम किए। उसके बाद भी और मंदिर को जब आप पहले पोडियम से पीछे हटिए। आप ये प्रवक्ता की जगह है। यही खिड़कियां मंदिर की जमीन को हड़पने का काम यही विक्रमा यादव करते हैं, यही सपा का प्रत्याशी करता है, जो कि माता का मंदिर है, उस जमीन को हड़पने का। बस आप बात रख चुके, व्यवस्था बनाए रखिए। पोडियम से पीछे चलिए, पोडियम से पीछे चलिए। नहीं, इस तरह बात नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, शो खत्म करना पड़ेगा हमें, ये यहाँ पब्लिक बेकाबू हो रही है, यहाँ शो खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो जनता के सवाल भी आपने सुने, कुशीनगर के मन की भी बात आपने सुनी, और लोगों के मुद्दे क्या है उनसे भी लोगों ने परिचित करा दिया। फिलहाल कल 5वें चरण की वोटिंग होने जा रही है। सभी सियासी पार्टियां अपनी ताकत झोंक चुकी है, और देखना होगा कि जनता कल क्या फैसला करती है। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल गोरखपुर में होगी आपसे मुलाकात। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेगी चुनाव एक्सप्रेस, वही मिलेंगे आप सभी से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए न्यूज 18 उत्तर